लगभग 10 से 15 हजार करोड़ की जो योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार इसमें लिप्त है। कांग्रेस पार्टी ने अवसरवादी नेताओं को ज्यादा महत्व दिया। जो अवसरवादी लोग थे, जो सत्ता के लोभी लोग थे, वो भाजपा में चले गए कांग्रेस छोड़कर। सरकार लैंड पुलिंग के जरिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। इसलिए कांग्रेस हमेशा कहती है कि किसान विरोधी कोई सरकार है, वो भाजपा है। नल जल योजना के माध्यम से पानी दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, तो फिर समस्या कहाँ है? तो यही भाजपा संविधान को समाप्त करना चाहती थी, यही भाजपा आरक्षण को समाप्त करना चाहती थी, यही भाजपा अगर 400 पार होती तो आज देश की स्थिति अलग है। कांग्रेस पार्टी के पास उज्जैन में कोई बड़ा चेहरा आपके अलावा और कोई बड़ा चेहरा दिखता नहीं है। मतलब हर चीज में आपको चेहरा बनाया जा रहा है। हम जीते थे, जिस तरह से हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं जीत चुरा रहे हैं, तो मेरी जीत चुराई महापौर के चुनाव में भाजपा ने। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, युवा विरोधी है। मैं भी महेश परमार, शासन प्रशासन ये नियम से बड़ा नहीं है, ये संविधान से बड़ा नहीं, चेकिंग होना चाहिए। मेरी शिकायत है कांग्रेस से, जिस प्रकार का विरोध करना चाहिए विपक्ष को, वो कहीं इतना खास दिखता नहीं जमीन पे। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विधायक महेश परमार जी। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम। जी नमस्कार। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपके छात्र संघ के उपाध्यक्ष से लेकर विधायक बनने तक का सफर कैसा रहा? छात्र जीवन से लेकर विधायक बनने का सफर, जिला पंचायत अध्यक्ष का सफर बहुत आनंदमय रहा, संघर्षशील रहा। और खासकर माधव महाविद्यालय में जब छात्र राजनीति में आए तो माधव महाविद्यालय मालवा की राजनीति का अखाड़ा था। वहाँ से बड़े बड़े, वहाँ मुख्यमंत्री से लेके हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों, राजनीतिक क्षेत्रों, प्रशासनिक क्षेत्रों, हर क्षेत्र में, पूरे देश या पूरे विश्व में वहाँ के हमारे छात्र, हमारे से सीनियर या अभी जूनियर, लगातार आगे बढ़े। तो वहाँ से एक नई दिशा मिली छात्र जीवन से। और फिर धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के माध्यम से जिला पंचायत, फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष, फिर विधानसभा। तो काफ़ी संघर्ष रहा जनता के बीच में और एक अच्छी शुरुआत मिली भगवान महाकाल की कृपा से, परिवारजनों के, माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे मित्रों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, पार्टी का खूब आशीर्वाद सहयोग मिला और अच्छा सफर रहा। सर, आप किसान नेता हैं और बीजेपी को हमेशा कांग्रेस पार्टी वाले किसान विरोधी कहते हैं, बीजेपी वाले किसान विरोधी कहते हैं। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी किसान विरोधी है? निश्चित रूप से आपने देखा कि हम जब छोटे थे तो जब एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हमारे परिवार के बुजुर्ग, हमारे परिवारजन कहते थे कि उस समय गन्ने की खेती हमारे मालवा क्षेत्र में होती थी, तो उस समय किसानों को गन्ना जलाना पड़ा था। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की ये कहानी है। उसके बाद आपने देखा कि धीरे 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 किसानों की लागत और किसानों की फसल का दाम, आपने देखा पिछली बार 2023 में चुनाव हुए, अभी वर्तमान लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, तो शिवराज जी तात्कालिक मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों का धान और गेहूं के मूल्य बढ़ाएंगे। आपने देखा ना किसानों के धान के मूल्य बढ़े, ना गेहूं के मूल्य बढ़े। आपने देखा कि मालवा सोयाबीन के दाम की क्या स्थिति है। आज सोयाबीन 4,4500 रुपये से ऊपर जा नहीं रहा है। पिछले 3-4-5 साल से किसान संघर्ष कर रहा है। जो सोयाबीन की फसल की जो लागत है वो निकल नहीं रही है। आप लहसुन की देख लो, आप प्याज की देख लो, या अन्य सब्जियों की स्थिति देख लो। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केंद्र और प्रदेश में आप एक चीज़ देखिए, कीटनाशक दवाई हो, उर्वरक, आप खाद के मूल्य देख लीजिए, उनमें 4 गुना 5 गुना की वृद्धि हुई है। मूल्य वृद्धि नहीं हुई तो किसानों की उपज की, वो गेहूं की, वो धान की, वो सोयाबीन की, उनकी अन्य लहसुन की, प्याज की, अन्य सब्जियों की, अन्य जो वो किसान अपने खेत में उगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में उनसे ही कहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। और किसानों के साथ आपने देखा किसान की दिन पर दिन किसानों की हालत खराब हो रही, किसान संघर्ष कर रहा है, लागत मूल्य नहीं निकल रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। इसलिए कांग्रेस हमेशा कहती है कि किसान विरोधी कोई सरकार है, वो भाजपा है। कांग्रेस पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के हितों की बात करती है, क्यों? कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वहारा वर्ग की बात करती है। आपने देखा अनुसूचित जाति, जनजाति, एक पिछड़ा समाज था। आपने देखा आज़ादी के पहले ओबीसी, जिनकी भागीदारी कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया, बिल्कुल। और 10% जो हमारे सामान्य वर्ग के भाई हैं, जो मुख्य धारा में जो निर्धन है, उसकी भी कांग्रेस पार्टी बात करती है। कमलनाथ जी के समय 10% आरक्षण कांग्रेस ने दिया। तो हम तो सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित है, शोषित है, जो मुख्य धारा में नहीं है, जिनको आवश्यकता है, उसी वर्ग की हम बात करेंगे। तो सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं। किसान हो, नौजवान हो, अनुसूचित जाति का भाई हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, ओबीसी की बात हो, या जो अन्य गरीब पिछड़ा जो सामान्य वर्ग है, उसकी भी कांग्रेस बात करती है। हम तो कहते हैं, राहुल जी यही कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, जिसकी जैसी स्थिति उसको लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो सभी वर्ग की हम बात करते हैं। सर, आप उज्जैन से महापौर प्रत्याशी थे, फिर उसके बाद आप लोकसभा के प्रत्याशी बने, विधायक आप तराना से हैं ही।
तो कांग्रेस पार्टी के पास उज्जैन में कोई बड़ा चेहरा आपके अलावा और कोई बड़ा चेहरा दिखता नहीं है, मतलब हर चीज़ में आपको चेहरा बनाया जा रहा है। नहीं, उज्जैन में मेरे से भी बड़े नेता हैं। मैं एक सामान्य परिवार कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जहाँ पार्टी ने निर्देश दिया, मैंने प्रयास किया पार्टी की लाइन पे चलने का, और हमेशा करता रहूँगा और पार्टी की लाइन पे चलता हूँ। बड़े बड़े नेता रहे उज्जैन में, प्रतिभावान नेता रहे, विधायक रहे, वहाँ से सांसद रहे, और आपने देखा कि हर समय वहाँ के हमारे युवा साथी या वरिष्ठ नेता संघर्ष करते हैं। तो पार्टी ने जहाँ तय किया, सबने मिलकर तय किया। ये मैंने तय नहीं किया है, पार्टी ने तय किया, पार्टी की लाइन है। मेरे से बहुत अच्छे नेता हैं और सब मिलकर हम साथ में मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। महापौर का चुनाव हम जीते थे, जिस तरह से हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं जीत चुरा रहे हैं, तो मेरी जीत चुराई महापौर के चुनाव में भाजपा ने। तो सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। जीत का अंतर बहुत कम था। पहले मेरा परिणाम जीत का घोषित किया, उसके बाद फिर 3, 4, 5, 6 घंटे परिणाम रोका, फिर परिणाम परिवर्तन किया। तो ये जीत चुराई है जो हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं, जीतू पटवारी जी कहते हैं, तो जीत चुराई है, ये तो आपके सामने है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ने अवसरवादी नेताओं को ज़्यादा महत्व दिया पहले, जिस प्रकार कमलनाथ जी की बनी बनाई सरकार को गिरा दिया गया? क्या अभी भी ऐसे अवसरवादी नेता हैं कांग्रेस में? जो अवसरवादी लोग थे, जो धोखेबाज लोग थे, जो वो लोग पार्टी से चले गए। आपने देखा अवसर का लाभ लेने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या स्थिति, वो हाशिए पे हैं। कितने उस समय मिनिस्टर थे, कितने विधायक भाजपा जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, पहली बार बने, आज सदन में कितने लोग हैं, या अन्य प्रमुख पदों पर कितने लोग हैं, संगठन में या सत्ता में महत्वपूर्ण पदों में। तो जो अवसरवादी लोग थे, जो सत्ता के लोभी लोग थे, वो भाजपा में चले गए कांग्रेस छोड़कर, और आज उनकी स्थिति क्या है, वो जमीन तलाश रहे हैं। कहीं भी स्थिति ये स्थिति है कि वो आज लगातार प्रदेश हाईकमान या राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन कर रहे हैं कि कांग्रेस में वापस आएँ। तो पार्टी, मुझे जहाँ लगता है पार्टी की लाइन है कि ऐसे गद्दारों को पार्टी में स्थान नहीं मिलेगा, और अब ईमानदार संघर्षशील लोग बचे हैं जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। वो साथी कांग्रेस में बचे हैं जो जो अवसरवादी लोग थे, जो जिनको सत्ता का लोभ था, जो बिकने वाले लोग थे, जो बिकाऊ, वो चले गए। टिकाऊ लोग सब बचे हैं। सरकार लैंड पुलिंग के जरिए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है, उसका आपने विरोध किया, क्या पूरा मामला है? किसान इस देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। किसानों से ही पूरा देश चलता है। किसान की फसल से ही, कच्चे माल से देश या प्रदेश या जहाँ हम रहते हैं वहाँ के उद्योग धंधे, हर परिस्थिति, जब किसान, हम सब सुबह उठते हैं तो किसान भाई से ही हमारी जीविका चलती है। सुबह दूध से लेके फल फूल सब्जी अनाज तो सोने तक किसान भाई की खेत में उगाई हुई चीज़ का हम उपयोग करते हैं। उस किसान भाई की ज़मीन सरकार लेने का काम केंद्र सरकार ये ले रही। राहुल गांधी जी ने 4 गुना मुआवजे का प्रावधान किया था, आपने देखा, लेकिन धीरे धीरे अमिटमेंट करके किसानों के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार धोखा कर रही है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार विधानसभा में भी लैंड पुलिंग एक्ट लेकर आई। उसमें किसान भाइयों की आधी जमीन सीधे सीधे बिना मुआवजा, बिना किसान भाइयों को कोई जमीन के बदले कोई राशि नहीं देना और सीधे जमीन लेना। हमने उज्जैन में इसका पुरजोर विरोध किया, किसानों के साथ मिलकर संघर्ष किया, लगातार लड़ाई की। सदन में भी हमने, पार्टी ने, सबने मिलकर इसका घोर विरोध किया, और लगातार हमारी लड़ाई जारी है। अब सरकार इस मुद्दे पर बताने के लिए तैयार नहीं, इस स्थिति में नहीं कि वो क्या कहे। हम तो सड़क पे लड़े, लगातार किसान भाइयों के साथ संघर्ष किया, लेकिन ये जो लैंड पुलिंग एक्ट सरकार लेकर आई है, ये किसानों के लिए उनको भूमिहीन करना, बेदखल करना, ये काला कानून है। इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। ये किसान भाई की जो ज़मीन है, अगर आज ज़मीन, भूमि नहीं बचेगी तो फसल कहाँ से उगेगी, और फसल नहीं होगी तो देश चलेगा नहीं, जीविका हमारी नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये काला कानून सरकार लेकर आई है, हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हमेशा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और दलित विरोधी है। क्यों लगता है आप लोगों को? आप जिस तरह से सत्ता के समय भाजपा हमेशा वादे करती है कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 4 गुना करेंगे, शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से लेकर शीर्ष नेतृत्व में यही बात कही। आपको लगा किसान आज लाभ में है? आज किसान बहुत संकट में है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए संघर्ष कर रहा है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। हर चीज़ के दाम बढ़े, सिर्फ एक चीज़ के दाम नहीं बढ़े, वो किसानों की उपज के दाम नहीं बढ़े। तो निश्चित रूप से किसान विरोधी सरकार है। धान के दाम बढ़ाने की बात हुई थी, गेहूं के दाम बढ़ाने की बात हुई थी, सोयाबीन के दाम बढ़ाने की बात हुई थी, दूध के दाम बढ़ाने की बात हुई थी, लहसुन प्याज के 52 तक की बात हुई थी प्याज की। तो आज एक भी वादा भाजपा ने पूरा नहीं किया। हाँ, जरूर खाद के मूल्य में 5 गुना वृद्धि हुई। कृषि यंत्र, ट्रैक्टर हो या अन्य कृषि यंत्र हो, उसमें 5 गुना 4 गुना वृद्धि हुई है पिछले 2000 मनमोहन सिंह जी सरकार के बाद। अब इन 10-12 साल में, आप देखिए 11 साल में प्रदेश और देश का किसान बेहाल है। तो इसलिए हम किसान विरोधी हैं। दलितों पे लगातार अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं, आप सब जगह देख रहे हैं क्या स्थिति है। खुलेआम उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही है, उनके घर गिरा दिए गए। हाँ, घर गिरा दिए गए। तो जो जहाँ जिसके साथ जो घटना होती है, हम उसका विरोध करते हैं, वो अनुसूचित जाति का आदमी हो या जनजाति का आदमी, ओबीसी का, या फिर आपने देखा कि हरदा में
किस तरह का घटनाक्रम हुआ, वहाँ छात्रावास में जाकर हमारी बहनों के साथ मारपीट गई, स्वीकार किया, उन अधिकारी को पदोन्नत करके क्या कार्रवाई की आपने? जब हम सब लोगों ने तो मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक या अन्य पदों पर बैठे लोगों को भी डर के कारण पत्र लिखने पड़े, तो सरकार ने माना। तो क्या ये जब बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ वहाँ राजपूत समाज के लोगों के ऊपर, तो वो भी हमने विरोध किया। तो जिस समाज के साथ जहाँ विरोध होगा, कांग्रेस पार्टी वो पीड़ित शोषित के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, वो अनुसूचित जाति का साथ परिवार हो या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी हो या फिर अन्य सामान्य वर्ग, जिसके साथ जहाँ जिस तरह की हमारी माता बहन हो या किसान हो या नौजवान हो, जहाँ जिसके साथ सरकार अन्याय करेगी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ हमेशा दमदारी के साथ खड़ी रहेगी, उनको न्याय दिलाने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा मीडिया, ईडी, सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। क्यों लगता है कि ये लोग सत्ताधारी पार्टियों की गुलामी कर रही हैं? आपने देखा कि ईडी, सीडी या सीबीआई अन्य जो सरकारी तंत्र हैं, वो हमेशा आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर 10-10, 20-20, 25,000 करोड़ का आरोप लगता है, वो घोटाले सिद्ध हो जाते हैं, वो भाजपा के में जाकर उनकी वॉशिंग मशीन में ठीक हो जाते हैं। तो सीधा सीधा आपको लग रहा है आज लोकतंत्र को बचाने की बात कोई अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि करता है या अन्य आम जन करता है, वो मीडिया का कोई हमारा साथी हो या अन्य समाज से भी साथी हो, उसको दबाने के लिए ईडी, सीडी, सीबीआई तत्काल पहुंच जाते हैं। आप देख लीजिए। तो ये जो तंत्र है, ये सिर्फ डराने के लिए भाजपा उपयोग कर रही है। अगर आपको वाकई कोई चीज़ में सुधार करना है, तो अगर आपको कोई आईना दिखाने का काम कर रहा है, वो मीडिया हो या कांग्रेस हो या अन्य समाज से भी हमारे समाज जन हो, तो आप हमें उसको दबाने के लिए इनका सहारा लेते हैं, तो निश्चित रूप से तोते का काम कर रहे हैं। ये तो इनके चाटुकारिता में लगे हुए हैं। तो ये तो हमेशा ईडी, सीडी, सीबीआई सब चीज़ आप देख रहे हैं। या पुलिस को देख लीजिए आप, किस तरह का अगर कहीं भी आंदोलन होता है तो पुलिस आगे खड़ी हो जाती है डंडा लेकर। पहले जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, सुनना चाहिए। सरकार का काम है लोकतंत्र की, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, इसलिए सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है। मैं उसी मुद्दे पर आने वाला था। अशोकनगर जाते समय आपको पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया। क्या पूरा मामला क्या था? माहौल बिगड़ गया? निश्चित रूप से चेकिंग होना चाहिए। मैं भी महेश परमार, शासन प्रशासन ये नियम से बड़ा नहीं है, ये संविधान से बड़ा नहीं, चेकिंग होना चाहिए। लेकिन उस चेकिंग किस बात की? जब हम वहाँ हमारे नेता जीतू पटवारी जी के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया, हम इस बात का विरोध करने गए थे। हम इस बात के लिए चेकिंग का विरोध कर रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस की जो रैली में वहाँ जो लोग अशोकनगर जा रहे हैं, वो कांग्रेस के विधायक हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, अन्य जो लोग लगातार अन्य वहाँ निकल रहे थे, सिर्फ कांग्रेस के झंडे देखकर रोकी गई। तो हमने इस बात का विरोध किया। हम चेकिंग का विरोध नहीं करते हैं। लगातार 3 बार चेकिंग कीजिए, सुबह शाम 4 बार चेकिंग कीजिए। चेकिंग करना चाहिए पुलिस को अगर लगता है कि कोई अपराधी है। लेकिन जब अशोकनगर में कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन, पूरे मध्य प्रदेश के लोग वहाँ एकत्रित हुए, तो अब सिर्फ वहाँ कांग्रेस के लोग समय पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए आप चेकिंग कर रहे हैं। तो हमने इस बात का विरोध किया। जो वहाँ टीआई थे, वहाँ एसडीओपी थे, जो एडिशनल एसपी थे, हमने इस बात का विरोध किया कि भैया आप क्यों, किस बात की चेकिंग? आप चेकिंग करना है तो देश में खुलेआम प्रदेश में अपराधी घूम रहे हैं, बलात्कारी घूम रहे हैं, डकैत घूम रहे हैं, लुटेरे घूम रहे हैं, बड़े बड़े आर्थिक अपराध कर रहे हैं वो लोग, शासन प्रशासन में जो बैठे वो लोग घूम रहे हैं। तो आप उनकी चेकिंग कीजिए। अगर हाँ कहीं हम संदिग्ध हमारे साथी कहीं आपको लगता है तो हम सब सहयोग करेंगे, सम्मान करते हैं। लेकिन आप कांग्रेस का आंदोलन को रोकने के लिए, कांग्रेस के आंदोलन में जनता नहीं पहुंचे, कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे, इसलिए आप चेकिंग कर रहे हो, इस बात का तो हम विरोध करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आंदोलन दबाने का प्रयास किया गया? निश्चित रूप से। किस बात की चेकिंग? हम सब विधायक साथी थे। अगर हमारा कोई पुराना रिकॉर्ड इस तरह का हो तो आप देखिए कि हमारी गाड़ी में कोई अवैध हम कोई चीज़ ले जा रहे हैं, कोई जहाँ खुलेआम शराब बिक रही है गांव में पान की दुकानों पे, तो वो चेकिंग पुलिस नहीं कर रही है। आप जब कार्य करता जा रहा है तो उसको रोकने का काम कर रहे हैं, वो चेकिंग का हम विरोध कर रहे थे। सर, बीजेपी में यदि तमाम बुराइयां हैं तो राज्य में और केंद्र में लगातार सत्ता में क्यों आ रही है? आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, अभी बिहार की स्थिति आपके सामने है, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि कितने फर्जी वोट थे, देश में आपने देखा कि जहाँ जहाँ ये इलेक्शन कमीशन आज क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का तोता बन के भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार ये बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, अब ये बिहार में इतने वोट कटेंगे तो इन लोगों ने लोकसभा में वोट नहीं किए होंगे क्या, जहां से भाजपा को सीटें मिली? तो जहां महाराष्ट्र में आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में कितने वोटर थे, एकदम लगातार लगभग 1 करोड़ वोट बढ़ना। तो ये जो हम कांग्रेस की शिकायत है, हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं, हमारी शिकायत वाजिब है। मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है, महिला अपराध बढ़ता जा रहा है। मेरी शिकायत है कांग्रेस से, जिस प्रकार का विरोध करना चाहिए विपक्ष को, वो कहीं इतना खास दिखता नहीं जमीन पे। आप देख लीजिए, सदन में हम विधायक साथी पुरजोर तरीके से महिलाओं के अत्याचार की बात हो, युवा बेरोजगारी की बात हो,
हर बिंदु पे किसानों की बात हो, हर बिंदु पे मुखरता के साथ हम सब विधायक साथी और सड़क पे हमारा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व लड़ रहा है। आपने देखा हर जगह आज 25-30 लाख पोर्टल पे बेरोजगार दिख रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो हर जगह पुरजोर तरीके से युवाओं की आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा किसानों की आवाज़ की लड़ाई को हम बुलंद कर रहे हैं, बहनों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, लगातार हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो न्याय का काम भाजपा को करना है। ये आज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं शिकायत हमें मीडिया से भी रहती है कि जो सच्चाई वो दिखा देनी है। लेकिन धीरे धीरे आज मीडिया के साथ क्या हो रहा है, आज विधानसभा में क्या हुआ, मीडिया को सरकार मीडिया को और जनप्रतिनिधि जो विधायक है उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। तो ये सरकार कितनी डरी हुई है। हम तो हर बिंदु पे हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार, और लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी मैंने देखा कि आप लोग सदन में गिरगिट लेकर भी गए थे। बिल्कुल। क्यों, क्या निश्चित उद्देश्य रूप था? से गिरगिट लेकर हमारे नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में सभी विधायक, वरिष्ठ विधायक साथी, हम सब युवा विधायक, हमारी बहनें गिरगिट लेकर इसलिए गए कि 27% ओबीसी आरक्षण की बात कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में लागू किया था। माननीय न्यायालय में इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने, जो 20 साल तक ओबीसी के नाम पर शिवराज जी तात्कालिक मुख्यमंत्री रहे, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ओबीसी के हैं, प्रधानमंत्री जी जब वोट लेने के लिए ओबीसी बन जाते हैं, तो जब जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब आप चुनाव के समय कहते हैं कि हम न्याय देंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, ओबीसी का जितना अधिकार है उसको उतना मिलेगा। आज आप देख लीजिए कि 13%, आज लगभग मध्य प्रदेश के ओबीसी के हमारे युवा साथी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। उनको उनका जो परिणाम आना चाहिए वो होल्ड कर रखा है। तो आप सोचिए कि ये सरकार, इसका रंग सत्ता वोट लेने समय जब इनको आवश्यकता होती है तो उस समय इनका रंग अलग होता है। तो जब सत्ता में ये सत्ता के लोभी लोग लालच के लिए उस समय तो सब तरह, और सत्ता पाने के बाद गिट गिट की तरह रंग बदल देते हैं। ये जो हमने बात की, आप अपनी बात पे कायम रहिए। अगर बात पे कायम रहेंगे तो हम इनको क्यों गिरगिट कहेंगे। हमें मजबूरी में इनको कहना पड़ रहा है कि जब आपने ओबीसी वर्ग से बात 27% की बात की थी, कमलनाथ जी ने, इसने हमारी सरकार ने लागू किया था, तो फिर आपने माननीय न्यायालय में क्यों पक्ष नहीं रखा। माननीय उच्च न्यायालय जब कह रहा है कि आप अपना पक्ष रखिए, तो ये सरकार सिर्फ वोट लेते समय इसका रंग अलग होता है, वोट लेने के बाद इसका रंग ही, इसलिए गिरगिट की उपाधि, इस गिरगिट की तुलना इनसे सरकार से हमने की है, भाजपा की तुलना गिरगिट से की है। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने एक मुद्दे को बहुत चर्चा में लाने की कोशिश की कि यदि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। जी, आपको अभी भी लगता है कि भाजपा संविधान बदल देगी? निश्चित रूप से। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख सर्वोच्च पद पर बैठे लोग, या हमेशा कहते रहे, उनकी बयानबाजी आपसे भी छिपी नहीं है। ये तो हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरा शीर्ष नेतृत्व, खड़गे जी के नेतृत्व में हम सब लोग लड़ें, तो आज अब की बार 400 पार, अगर 400 पार होते तो ये संविधान बदल देते। आज क्या परिस्थिति है, आज संविधान क्यों याद इनको आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्री केंद्र में बैठे उन लोगों ने कहा कि संविधान बदलेंगे, इनके सांसद ने कहा। तो आज ये डर है भाजपा में, 400 पार अगर होता तो संविधान बदलते। तो ये तो राहुल गांधी जी की निडरता, राहुल गांधी जी तटस्थता के साथ एक दीवार के रूप में खड़े हैं संविधान की रक्षा के लिए। तो आज भाजपा डरी हुई है, संविधान की बात कर रही, बाबा साहब के विचारों की बात कर रही। तो यही भाजपा संविधान को समाप्त करना चाहती थी, यही भाजपा आरक्षण को समाप्त करना चाहती थी, यही भाजपा अगर 400 पार होती तो आज देश की स्थिति अलग होती। अच्छा, मतलब बीजेपी यदि पूर्ण बहुमत से आ जाती तो निश्चित रूप से आप गवाह इस बात के, पूरा देश इस बात को जानता है। किसने कहा संविधान बदलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनके चुने हुए प्रतिनिधि सांसद ने कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, उनके ही बड़े जो पदाधिकारी उन लोगों ने कहा। तो ये उनके द्वारा ही कहा गया स्टेटमेंट है। हाँ, स्टेटमेंट है, उनके द्वारा किया गया, उनके ही नेताओं के द्वारा बयान दिया हुआ बयान है। तो वही लोग कह रहे हैं। सर, आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से जो वंचित लोग हैं, बिल्कुल, आपने देखा आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबको जीने का अधिकार है, जी और जीने दो। हम तो गांधी जी को लोग हैं, गांधी जी की उपासक मानते हैं, महावीर जी को मानते हैं। तो जो लोग पीड़ित, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो आरक्षण प्रक्रिया वो मिलना चाहिए, जिनको जिसको जहाँ जरूरत लगे। सर, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आज मध्य प्रदेश में ऐसे हजारों स्कूल है जहां एक भी शिक्षक नहीं है, अति शिक्षक के भरोसे चल रहा है, कहीं बिल्डिंग जर्जर है। तो इन मुद्दों पर सवाल कब किए जाएंगे? निश्चित रूप से लगातार हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में सभी विधायक साथियों ने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना की, उज्जैन जिले की बात करूँ तो आपने जैसा कहा, लगभग 50 से 60% स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। नई भर्तियाँ नहीं हो रही है। स्कूल जो भवन 20 साल पहले बने थे वही भवन आज बने हुए हैं। ये पोर्टल पे आप देख लीजिए कितना बजट इन लोगों ने दिया।
स्कूल जर्जर हो रहे हैं। राजस्थान में जो घटना हुई वो घटना का इंतजार मध्य प्रदेश कर रहा है। बिल्कुल। स्कूल भवन नहीं है, स्कूल में शौचालय नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है, अच्छे बच्चों के लिए अच्छा भोजन नहीं है। तो ये सरकार तो चाहती है कि सिर्फ ये झुंझुना बीपीएल का देकर उनको शिक्षा से वंचित करना, धीरे धीरे स्कूल बंद करना, और वही अंग्रेजों वाली सोच, बिल्कुल। इस साथ सोच के साथ कि ये पढ़े लिखेंगे तो ये सवाल जवाब करेंगे, अपने अधिकारों को मांगेंगे, संवैधानिक अधिकार मांगेंगे, तो धीरे धीरे इनको शिक्षा से वंचित करके जो प्राथमिक शिक्षा है उसको दूर करना। आज आप देख लीजिए निजी स्कूलों में 3 साल 4 साल के बच्चे का प्रवेश हो जाता है, लेकिन शासकीय स्कूलों में 6 साल के बच्चे का प्रवेश होगा। आप गांव में जाकर एक भौतिक सत्यापन अगर ये सरकार करे तो इनकी कलाई खुल जाएगी, स्थिति दिख जाएगी। इन 20-22 सालों में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या स्थिति है। गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति ये हो गई है कि आज धीरे धीरे उन स्कूलों में बच्चों का जाना बंद हो चुका है, स्कूल खुलते नहीं है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इस पाठ्यक्रम ये ना पुस्तकें मिल रही है, ना जो व्यवस्था होना चाहिए बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। तो सरकार तो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा यही है कि शिक्षा से वंचित करना, जो बाबा साहब के विचार है उनसे वंचित करना, कोई इनसे सवाल जवाब नहीं करे, बस ये जे ना खाता ना भाई भाजपा या भाजपा सरकार के या भाजपा के नेता के है वो सही। सर मैं आउट ऑफ द टॉपिक जाकर बात करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार मराठी बोलने के लिए मजबूर किया गया, मारा गया, तो पहले तो जाति के नाम पर राजनीति की जाती थी, क्या अब भाषा के नाम पर राजनीति की जाएगी? ये गलत है। 104 कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब भारतवासी एक हैं। हमारी अनेकता ही हमारी एकता है, अलग अलग विविधता ही हमारी एकता है। तो ये जो इस तरह के लोग, ये भाजपा का बोया हुआ जहर है। ये इस तरह की बातें कौन करता था? वो कट्टरवादी लोग, भाजपा के लोग करते थे। तो ये हमें तो इस बात का विरोध करता हूँ, हम सब लोग एक हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत करके आतंकवादियों के माध्यम से हमारे देश में पहलगाम में जो घटना हुई, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, 140 करोड़ देशवासी देश की सरकार और सेना के साथ थे। तो हम तो वो विचारधारा के लोग हैं, हर परिस्थिति में देश के साथ हैं, सरकार के साथ है हर विपत्ति में। लेकिन सरकार से सवाल जवाब तो जरूर करेंगे अगर सरकार भटकेगी, गलत दिशा में जाएगी। तो ये जो इस तरह की छोटी मानसिकता, हम तो मध्य प्रदेश के, भारत का, हम तो दिल वाले लोग हैं, तो हम सबको गले लगाते हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हमें वादा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नल जल योजना के माध्यम से पानी दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, तो फिर समस्या कहाँ है? आप देख लीजिए, सबसे पहले नल जल की स्थिति पूरे देश में मध्य प्रदेश की थू हुई है। मध्य प्रदेश की जो पीएचई मंत्री जी हैं उनके खिलाफ भी उनके विभाग का आदमी प्रकरण दर्ज करने चले जाता है। आज मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में जाके देख लीजिए, ये दावा करते हैं कि हम नल से पानी दे रहे हैं, हर घर पानी दे रहे हैं। आज माता बहनों से, माता शक्ति से जाके पूछिए क्या स्थिति है। लगभग 10 से 15 हज़ार करोड़ की जो योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार इसमें लिप्त है, पूरा तंत्र इसमें लिप्त है। आप जांच कर लीजिए, माननीय भारत सरकार ने इसमें संज्ञान लिया, पूरी स्थिति क्या है। पूरी तरह ये योजना विफल हो चुकी है। आज पेयजल के लिए गंभीर संकट है। प्रधानमंत्री आवास की स्थिति आप देख लीजिए, पिछले 6 महीने साल भर से दूसरी या तीसरी किस्त नहीं डली है। आप उस गरीब का घर तोड़वा कर उसको मजबूर, कर्ज के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या स्थिति है? 1,20,000 रुपए गाँव में मिलते हैं, उसके 1,20,000 मकान बनेगा। आज क्या स्थिति है? बिल्कुल महंगाई 3 महीने 4 महीने में उसको जो किस्त डलना चाहिए 1.5-2 साल में डालोगे तो वो तो उल्टा कर्जवान हो रहा है। तो ये इनके आवास की, इनके पेयजल की, अन्य इनकी जो योजना है वो पूरी तरह विफल हो चुकी है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है। तो क्या स्थिति है? एक भी योजना धरातल पर, एक भी योजना क्रियान्वित नहीं हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। अगर भौतिक सत्यापन सरकार स्वयं ही करवा ले, विधायकों के साथ जाकर, मीडिया के साथ ओपन जाकर, तो इनकी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कलई खुल जाएगी, इनके भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, सब जेल में जाएंगे। इनके जनपद स्तर से लेकर हर जगह जो इनके सत्ता में बैठे वो लोग, उनको हर जगह कमीशन चाहिए। आप देख लीजिए, इनके मंडल कमंडल के लोग बीओ तक को मार रहे हैं कमीशन के लिए। तो फिर क्या स्थिति है इनकी? सर बेहतर मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव जी आपकी नज़र में? मेरे नज़रिए से तो दोनों बेहतर नहीं है। आप मध्य प्रदेश की जनता से पूछिए, मध्य प्रदेश के किसानों से पूछिए, यहाँ के बेरोजगार युवा से पूछिए, यहाँ लगातार हमारी माता बहनों के साथ अपराध हो रहे हैं उनसे पूछिए, या मध्य प्रदेश के 9 करोड़ जनता से आप जाके पूछिए, या छोटे हमारे भाई बहन से पूछिए जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, या हमारी उस लाडली बहन से पूछिए जिनसे वादा किया था 3,000 रुपये देंगे, या उस किसान से पूछिए जिनसे वादा किया था धान या गेहूँ के मूल्य बढ़ाएंगे। तो मेरी नज़र में तो दोनों मुख्यमंत्री, मैं किसी को बेहतर नहीं मानता हूँ। सर मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए कोई बड़ा नेता नज़र आता नहीं है जो अपनी
बात प्रमुखता से रख सके? क्या जैसे उत्तर प्रदेश में अपन देखें तो चंद्रशेखर रावण अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं, क्या ऐसे नेता की अभी कमी महसूस होती है मध्य प्रदेश में? नहीं नहीं, आप हर मोर्चे पे देख लीजिए, जहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी अनुसूचित जाति के हमारे अच्छे नेता हैं, लगातार आप सरदन में देख लीजिए, पूरी दमदारी से हमारे विधायक साथी सब मिलकर बात रखते हैं, कहीं इस बात की कमी नहीं। और आने वाले समय में और भी हमारे नए अच्छे अनुसूचित जाति के युवा साथी संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यधारा में आ रहे हैं, और आने वाले समय में वो संघर्ष करेंगे और स्थापित होंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। सर, दलित समाज को अभी भी उनके जो अधिकार हैं उनसे वंचित रखा जा रहा है, उन्हें मंदिर में चढ़ने की परमिशन नहीं दी जा रही, घोड़ी में चढ़ने की परमिशन मतलब मिलता नहीं है। ये उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है इस प्रदेश में? जहाँ इस तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है वो गलत है, लेकिन बहुत सारी जगह हमारे मेरे विधानसभा या अन्य क्षेत्र जगह तो कहीं सुधार भी हुआ है, हमारे बहुत सारे साथी। लेकिन जहाँ इस तरह की घटना हो रही है उनके ऊपर संवैधानिक दायरे में उन पर कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर होना चाहिए। जहाँ जिस तरह से कहीं ना कहीं ये जो घटना घट रही है ये गलत है। दमोह छतरपुर में हमने बहुत सारे मुद्दे देखे हैं ऐसे। क्या कांग्रेस के अंदर अभी भी गुटबाजी नजर आती है आपको? अब मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश में तब तो कोई गुटबाजी नहीं बची, सब कांग्रेस के हाथ के पंजे और तिरंगे के नीचे हैं, सब एकजुट होकर लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपकी नज़र में प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्ट्रीम मध्य प्रदेश में मैं अगर एक समस्या तो आपको, इतना सोचने में टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं आपको। पूरा मध्य प्रदेश समस्याग्रस्त है। अगर हम सबसे पहले बात करें किसानों की, तो आप सबसे ज़्यादा संकट में मध्य प्रदेश का किसान है। आप बात करें सबसे बड़ी समस्या की, तो वो शिक्षित हमारा बेरोजगार युवा साथी, हर घर की समस्या है, हर आदमी की समस्या है। वो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान भाई बहन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं रोजगार के लिए, वो एक बड़ी समस्या है। एक समस्या मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की देख लीजिए आप। पूरे मध्य प्रदेश में आप पंचायती राज से लेकर नगरीय निकाय तक, शहर से लेकर गांव के अंतिम छोर तक, हर जगह समस्या समस्या समस्या, पूरा मध्य प्रदेश समस्याग्रस्त है। आप एक बात बताइए मुझे, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा साथी या इनके सरकार के मंत्री या सांसद आके खुले मन से आकर चर्चा विचार विमर्श कर ले, चर्चा कर ले, खुली बहस कर ले कि समस्या, पूरा मध्य प्रदेश समस्याग्रस्त है, भाजपा से त्रस्त है। सर, आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू आधारित राजनीति करती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों का भी तो झुकाव कांग्रेस की ओर ज़्यादा रहता है। मुझे मेरे नज़रिए से तो मैं तो सर्वधर्म मानता हूँ। आज नाग पंचमी का पवित्र दिन है, सुबह कल भगवान नागचंद्रेश्वर जी के दर्शन करके प्रार्थना करके आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी करती है। अब सर्वहारा वर्ग के लोग कांग्रेस में हैं, आप देख लीजिए, दलित हैं तो आदिवासी भी हैं, तो ओबीसी के लोग भी हैं, तो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। अब भाजपा सिर्फ, मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूँ कि भाजपा विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाकर जाति आधारित या समाज आधारित राजनीति करना चाह रही है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, सर्वहारा वर्ग का विकास हो, सर्वांगीण मध्य प्रदेश का विकास हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन में तो ये जो जातिवाद का या समाजवाद का या आपस में भाई से भाई को लड़ाने का जो जहर उनके दिमाग में है, वो भाजपा उसका एजेंडा है। हमारा एजेंडा है विकास, हमारा एजेंडा है किसानों को दाम मिले, हमारा एजेंडा है युवाओं को रोजगार मिले, हमारा एजेंडा है माता बहनों को सम्मान मिले, हमारा एजेंडा है कि मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, सर्वहारा वर्ग का विकास हो। जीतू पटवारी जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से आपने क्या परिवर्तन महसूस किया है मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, दोनों चुनाव में बड़ी निराशा, हमारे आशा अनुरूप परिणाम नहीं आए। यहाँ मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बननी थी, सब सर्वे और मीडिया से लेकर आमजन कह रहे थे, फिर लोकसभा के चुनाव, लेकिन इन दोनों विषम परिस्थितियों में निराशा का भाव कार्यकर्ता में था। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो वर्षों से जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं जो पदों पर रहे, वो भागम भाग कर रहे थे, पार्टी को धोखा दे रहे थे, ऐसे समय में जीतू पटवारी जी जब अध्यक्ष बने तो लगातार उन्होंने संघर्ष किया। सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में, आदरणीय कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी या हमारे वरिष्ठ नेताओं, उनके मार्गदर्शन में, हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी या सोनिया जी के आशीर्वाद से सभी को का संतुलन बनाकर, सभी का समावेश करके, सबको साथ लेकर पार्टी को खड़ा करने का उन्होंने ये एक जज्बा के साथ पार्टी को खड़ा किया और सदन से लेकर सड़क तक समन्वय बनाया, संतुलन बनाया और कार्यकर्ता में फिर विश्वास जगाया। पार्टी के जो नेता निराशा के भाव में चले गए तो उनको सबको जोड़ा और आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति आपके सामने। कांग्रेस लगातार मजबूती के साथ मध्य प्रदेश के हर वर्ग की लड़ाई लड़ रही है। ये जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में परिवर्तन मुझे दिखा। सर, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उज्जैन से आते हैं, आप भी उज्जैन की तराना सीट से विधायक हैं। आप उनके अब ये 1.5 साल के कार्यकाल में 10 में से कितने नंबर देंगे? आप अगर अंक आपको मुख्यमंत्री जी को देना है तो आप लाडली बहनों से पूछिए,
मध्य प्रदेश के किसानों से पूछिए, मध्य प्रदेश के बेरोजगार नौजवान भाई बहनों से पूछिए, मध्य प्रदेश के उन बुजुर्ग से पूछिए, मध्य प्रदेश की उस विधवा या परित्यागता बहन से पूछिए कि जो सरकार ने वादे किए थे। ये मध्य प्रदेश की उस हर वर्ग से पूछिए जो मध्य प्रदेश में निवास करता है कि क्या 2023 में भारतीय जनता पार्टी या तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो वादे किए तो पूरे किए। तो अंक तो उनको देना है, मेरे पास तो उनको देने के लिए सिर्फ 0 अंक है। वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन, ये पार्टी का कुछ मुद्दे पार्टी के ऊपर भी छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। लेकिन कैसे वन इलेक्शन वन कैसे तय होगा? कुछ प्रदेश में अब चुनाव हो चुके हैं, कुछ प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो जनता से वादे पूरे किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये पार्टी की हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मामला है, वो जो सोचेगा उसमें मेरे विचार है। मेरे पास सवाल तो ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पास समय, आपका मीटिंग का समय है। जी। तो जो आप अपना मैसेज देना चाहें अपने विधानसभा को, अपनी प्रदेश की जनता को, तो आप मैसेज दे सकते हैं। शिवम भाई, धन्यवाद देता हूँ कि आपने पहली बार इस तरह का इंटरव्यू मेरा किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बात जहाँ रखना चाहता कहीं नहीं, तो आपके सामने रखने का मुझे एक अवसर मिला। मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना के सभी समस्त परिवारजनों को धन्यवाद देता हूं कि उनके ही आशीर्वाद से मैं दूसरी बार विधानसभा में पहुंचा। वहां के हमारे किसान भाइयों, हमारे नौजवान साथियों, हमारी माता बहनों या अन्य समाजजन हो, सभी वरिष्ठ जन हो, सर्वहारा वर्ग के लोग, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से मैं जीता। और खासकर पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और खासकर मेरे पार्टी के सभी जाबाज युवा साथी जिन्होंने अथक मेहनत प्रयास करके परिश्रम करके मुझे दूसरी बार विधायक बनाया। और मैंने भी लगातार ये प्रयास किया, तराना विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों की बात हो, नौजवान साथियों की बात हो, युवा हमारे माता बहनों की बात हो या विकास की बात हो, हर क्षेत्र में ये आप सबको साथ लेकर प्रयास किया कि सबके काम हो। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से, नौजवान साथियों से, हमारी माता बहनों से कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, निश्चित रूप से जिस तरह विधानसभा में हमारे नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हम गए, ओबीसी वर्ग की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो, अन्य निर्धन सामान्य वर्ग की बात हो, या फिर आप देख रहे हो कि जिस तरह से हरदा में किस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया हो, या देवास या सिवनी में आदिवासी भाइयों के घर तोड़े गए हों, या लगातार हर वर्ग पे या बहनों के साथ अत्याचार अन्याय की बात हो, हर क्षेत्र में लगातार सरकार फेल हो चुकी है। सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं है। आप विधानसभा में देख लो, मीडिया का जाना रोकना, विधायकों को प्रदर्शन से रोकना, तो मध्य प्रदेश में हताशा है। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, हर वर्ग के साथ सिर्फ धोखा 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 और षड्यंत्र कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सोच समझकर इस सरकार से सवाल जवाब करें, सत्ता में बैठे उन लोगों से सवाल जवाब करें, और जो वादे भाजपा ने किए थे उन वादों पे जब ये गांव में आप अपने अधिकारों को समझे, आप सजग रहें। अम्बेडकर बाबा साहब ने जो कहा कि आप पढ़ें लिखें, शिक्षित बने, संगठित और संघर्ष करें, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास जब ही होगा जो सत्ता में बैठे लोगों से हम सवाल जवाब करेंगे। जो वादे उन लोगों ने किए थे उनको पूरा करने के लिए उनको मजबूर करें। यही मेरा आप सबसे कहना है। एक बार आपकी पूरी टीम का धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का अवसर दिया। अगली बार फिर आपके साथ कभी अवसर मिलेगा तो, और आज पहली बार था तो अगली बार फिर कभी अवसर मिलेगा तो आपके साथ फिर चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को न्याय मिले, मध्य प्रदेश के किसानों को न्याय मिले, मध्य प्रदेश के युवाओं को, माता बहनों को न्याय मिले। यही हमारा आपके माध्यम से यही मांग है। तो साथियों, ये थे तराना से विधायक महेश परमार जी, जिन्होंने अपनी बात प्रमुखता से रखी और सड़क से लेकर विधानसभा तक किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की बात करते हैं। सर, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।